नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। और आज अपन एनसीईआरटी क्लास 12 जो आपकी तीसरी किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के 10वें चैप्टर की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इसके जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनकी बातचीत अपन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यू रहते वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं। चलो, यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ दोस्तों के साथ में इसका लिंक जो है वो शेयर कर देना। चलो, क्लास 12 क्लास 12 हिस्ट्री आपकी जो किताब का नाम है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इससे पहले अपन ने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 और भाग 2 की जो बात है वो अपन ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, और उसके लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। वहां पे क्लिक करके आप उनकी पीडीएफ और उनके नोट्स को पढ़ सकते हैं, और वीडियोस की लिंक भी नीचे दिए हुए है तो आप देख सकते हैं। और इसकी नोट्स की जो पीडीएफ है और एमसीक्यू की जो पीडीएफ है, जैसे ही अपने सारे चैप्टर खत्म होंगे उसके बाद में अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो 10वां चैप्टर है और सबसे पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। अभी तक आपने अगर नोट्स की क्लास नहीं देखी है तो नोट्स की क्लास आपके प्लेलिस्ट में भी दी हुई है, वहां पे क्लिक करो और आराम से देखो, पढ़ो और आनंद लो। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। किसके बीच में हुआ था? ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके बंगाल नवाब के बीच में हुआ था। बंगाल नवाब। बंगाल नवाब कौन था? यहाँ आपकी बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला उसका नाम था। और ईआईसी का नेतृत्व तो आपके किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है प्लासी नामक जगह के ऊपर, और यहाँ युद्ध होने के बाद जो ईआईसी कंपनी है वो आपकी जीत जाती है, और इसका युद्ध का परिणाम ये रहता है कि बंगाल उनके कब्जे में चला जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ? तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बंगाल के नवाब आपके था सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था वो आपके था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की बात करूं तो बंगाल में स्थापित हुआ था 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ में। इस्तेमारी बंदोबस्त कहाँ कब लागू हुआ? तो इस्तेमारी बंदोबस्त हुआ था आपके 1793 में, और इसके जस्ट बाद में 1794 के अंदर बात करें तो आपकी सूर्यास्त नीति को लागू किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम इस्तेमारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो सर्वप्रथम इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो आपके बंगाल के अंदर लागू किया गया था। निम्न में से किसे सूर्यास्त विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो इस्तेमारी बंदोबस्त का ये दूसरा नाम है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। दूसरा है जमींदारी बंदोबस्त। जमींदारी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? साल्स कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, और ये तत्कालीन उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, यानी जीजी था। रेतवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो देखो साथियों, रेतवाड़ी व्यवस्था को जो लागू किया गया था उसकी जो तारीख थी वो थी आपकी 1820। रेतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो रेतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया। मालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो मालवाड़ी व्यवस्था की बात करूं तो 1833 के अंदर लागू की गई थी। भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई? तो दक्कन के क्षेत्र के अंदर इसको लागू किया गया था। उत्तर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में राजस्व की कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में लागू हुई थी। बल्कि बंगाल के अंदर बात करूंगा तो बंगाल के अंदर आपका जो था वो इस्तेमारी कानून था। इस्तेमारी। जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व राशि जमा करने के कारण नहीं था। मतलब कौन सा कारण है? वो नहीं था। तो सबसे पहले प्रारंभिक मांगों को बहुत ऊंची होना, बस ये बात सही थी। कृषि उपज की कीमतों का अधिक होना, कीमतें अधिक नहीं थी, कीमतें गिर गई थी, इसलिए वो जमा नहीं कर पा रहे। तो आपको नहीं पूछा तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा 2। और उनकी शक्तियों का सीमित होना, ये बात तो सही थी। इनमें से कोई कारण, ये कारण है वो नहीं है। आगे बात करूं, जमींदार अपनी जमीनों की नीलामी से बचाने के लिए क्या करते थे? तो दूसरे व्यक्तियों को बोली लगाने देते थे। ठीक है ना, जमींदार का घर महिला मतलब क्या नहीं करते थे? तो ये देखो, जमींदारी का घर महिलाओं के नाम करवा देते थे। यस, ये बात करते थे। जानबूझकर ऊंची बोली लगाकर बाद में खरीदने से इनकार कर देते थे। यस। अपने लोगों के माध्यम से नीलामी का तोड़फोड़ कर लेते थे। यस, ये बात सही है। लेकिन दूसरों व्यक्तियों को बोली लगाने देते थे, ऐसी बात नहीं। वो लठियाल गुंडे रखते थे अपने पास में, लोगों को भगा देते थे। वो दूसरे लोगों को बोली लगाने नहीं देते थे। और अपने इसके अंदर नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं, आपका 4 राइट होगा। वर्तमान की नीलामी की घटना कब हुई? तो 1797 में हुई थी। जोतदारों का उदय कब हुआ? 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ जोतदारों का उदय। और वो जोतदार क्या थे, इनके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको नोट्स के अंदर बताया। तो आप नोट्स वाली क्लास देख लेना, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 2 चीजों की बात की थी। एक तो बात की थी जोतदार, जोतदार, और एक बात की थी जमींदार।
जोतदार और जमींदार की बात की थी, ठीक है ना। जोतदार 18वीं शताब्दी में थे। उसके बाद में जोतदार किन लोगों को कहा गया? देखो, जोतदार जो है वो अमीर किसान थे, उनको कहा गया था, और ये 18वीं सदी के अंदर उदय हुए थे। और 18वीं सदी में आपकी बात करूं तो बंगाल, उत्तरी बंगाल वाला क्षेत्र था, उस उत्तरी बंगाल वाले क्षेत्र में ये काफी प्रभावी हो गए थे। अंग्रेजों द्वारा संतालों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया गया? तो जंगल की सफाई के लिए इन्होंने संतालों का उपयोग किया था, और इनके लिए एक भूमि भी रखी थी अलग से। उस भूमि का क्या नाम है, आगे आ जाएगा। पांचवी रिपोर्ट वैसे संसद में कब पेश की? 1813 में पेश की गई, और 1810 में इसको बनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है ना। पहाड़िया लोग भी किस प्रकार की खेती करते थे? तो झूम खेती करते थे, जो कि नोट्स में अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। पहाड़िया लोग कहाँ रहते थे? तो राजमहल की पहाड़ियों के अंदर निवास करते हैं। राजमहल की पहाड़ी बंगाल में स्थित है। कौन से इलाके में संतालों की भूमि, मतलब कौन से इलाके को संतालों की भूमि घोषित कर दिए थे अंग्रेजों ने? तो दामिन इकोह, दामिन इकोह, ये जो है वो आपकी पर्टिकुलर एक संथालों की जमीन थी, इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। बाद में इनको पट्टा भी दिया गया था, ठीक है। संथालों का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो संथालों का जो विद्रोह है वो आपके 1850 1855 कब प्रारंभ हुआ था? 1855 के अंदर संथालों का विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। दक्कन का विद्रोह कब हुआ? देखो, दक्कन का विद्रोह जो है वो आपके होता है 12 मई 1875 के अंदर। दक्कन दंगा आयोग बनता है बाद में। मुंबई दक्कन में राजस्व प्रणाली लागू की गई, उसे क्या कहा गया? उसे एक आपके जो दक्कन में लागू की गई थी उसे कहा गया था रेतवाड़ी बंदोबस्त। बुकानन कौन था? तो बुकानन आपका एक अंग्रेज अधिकारी था। बुकानन ने कहाँ दौरा किया था? तो भाई साहब, बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों के अंदर दौरा किया था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 1861 के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत होती है, और उससे वहाँ जो इंग्लैंड में कपास जाता है वो कपास पर जब प्रभावित होता है। फिर इंग्लैंड ने कपास का उत्पादन जो है वो भारत में शुरू कर दिया, और भारत के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें निवेश किया था, बढ़ चढ़कर निवेश किया था। लेकिन जैसे ही गृह युद्ध की स्थिति समाप्त हुई, तो यहाँ जो इंग्लैंड है वापस कपास अमेरिका से खरीदना शुरू कर देता, और भारत के जो कपास के व्यापारी थे वो धराशायी हो गए थे। स्थायी बंदोबस्त कब कहाँ से जुड़ा है? स्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो आपके कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय कॉर्नवालिस आपके बंगाल का गवर्नर जनरल था। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संताल विद्रोह का नेतृत्व आपके किया था सिद्धू एवं कानू ने, इन दोनों ने मिलकर के इसका नेतृत्व किया था। सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संताल विद्रोह का किया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? भारत में स्थायी बंदोबस्त है वो आपके सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था 1793 के अंदर। संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो संताल विद्रोह का नेतृत्व था आपके वो सिद्धू था। संताल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 के अंदर संताल विद्रोह होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए। कॉर्नवालिस गवर्नर था। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल भाई कहाँ पे था? आपके 1793 के अंदर गवर्नर जनरल था, और कहाँ पे था? बंगाल के अंदर था। और इसी के शासनकाल के अंदर इस्तमरारी कानून लागू हुआ था। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वो कौन थे? राजमहल की पहाड़ियों में कौन से लोग रहते थे? पहाड़िया और संताल लोग रहते थे। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उनको क्या कहा जाता था? शक्तिशाली जो जमींदार थे उनको कहा जाता था आपके राजा। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग होता था उनको राजा भी कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी कितने प्रतिशत लोगों की फर्जी बिक्री थी? तो लगभग आपके 95% जो थी वो फर्जी बिक्री थी। इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत में अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई? तो ये भी आपके 75% जो थी वो हस्तांतरित कर दी गई थी। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल जो था वो आपके 1338 से 1805 के बीच में था। सिक्किमी रेयत को बंगाल में जमीन कौन देता था? बंगाल के अंदर इनको जमीन देने वाले जो लोग थे वो आपके रेयती थे, यानी किसान ही थे। अमला किसके द्वारा भेजा जाता था? तो नोट्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अमला जो है वो जमींदार के द्वारा भेजे जाने वाला गांव के अंदर एक व्यक्ति आता था, यानी ये गांव है, इस गांव में एक जमींदार का व्यक्ति आता था, उसे कहते थे अमला, और वो टैक्स वसूलने का काम करता था। प्राय जोतदार कहाँ रहते थे? जोतदार जो है वो गाँव में रहते थे, लेकिन जमींदार जो है वो शहरों में रहते थे। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल क्या था? महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था 1820 से 1800 मतलब ये 79 1879। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? बंगाल और बिहार के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था वो किया था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो अपन ने पढ़ा था, मैंने सबसे शुरू अपन ने नोट्स में देखा था, उसमें ये मैंने बताया था कि जो बंगाल प्रांत था उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो उसके अंदर आपके वर्तमान बिहार आता है, उड़ीसा आता है, और आपके बंगाल आता है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियों की बात करें तो आपके पुर्तगाली थे, व्यापार के उद्देश्य से आए थे। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो आपकी की थी मछलीपट्टनम के अंदर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर अधिकार किया था आपके 1510 के अंदर।
फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन एक सैनिक, गायक या सर्वेक्षक, बिल्कुल सर्वेक्षक था, अंग्रेजी सर्वेक्षक था। फ्रांसीसी बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? इतिहास के कौन से स्कूल से की गई है भाई? एनाल्स, एनाल से की गई है। फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो आपके संथालों के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो संथालों के बारे में जिक्र करता है। इस रिपोर्ट का संबंध भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी से की क्रियाकलापों से है, तो पांचवी जो रिपोर्ट है उसका संबंध उससे है। रेतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है? रेतवाड़ी बंदोबस्त के आपके जो जनक हैं वो मुनरो एंड रीड, यानी टॉमस मुनरो एंड रीड को माना जाता है। मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मालवाड़ी बंदोबस्त जो है वो आपके मार्टिन बर्ट के द्वारा लागू किया गया था। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किया? तो प्लासी के युद्ध के बाद में है। इस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किया? सॉरी, बक्सर के युद्ध 1764। प्लासी के युद्ध के अंदर इन्होंने कब्जा किया था, ना कि दीवानी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1764 के बाद में आपको पता होगा 65 में उसकी मृत्यु हो गई थी और बाद में इनका पूरा बैंड बज गई। भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किसके काल में हुआ था? ये तो आपके 53। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ भाई? 1875 के अंदर हुआ था दक्कन दंगा आयोग का गठन। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है? कौन सी रिपोर्ट है भाई? बुकानन से पता चलता है, पांचवी रिपोर्ट से तो पता चलता है, दक्कन दंगा आयोग से भी पता, मतलब यहाँ पे है किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक और जनजाति की स्थितियों का पता चलता है। तो इसमें सारी की सारी आ जाएगी, दक्कन दंगा रिपोर्ट भी है, पांचवी रिपोर्ट भी है, और ये बुकानन रिपोर्ट भी देता है। इसमें सारी जनजातियों के बारे में पता चल जाता है। उल्गुलान विद्रोह का नेता कौन था भाई? का नेता था आपका बिरसा मुंडा। रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रेतवाड़ी व्यवस्था जो है वो आपकी सबसे पहले मद्रास क्षेत्र में लागू की गई थी। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को दी गामा। कौन सा माह? वास्को दी गामा। अब है अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कथन क्या है? बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी और खेती की पैदावार घट रही थी, तो ये बात सही है। इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था, यस, ये बात भी सही है। अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे, तो ये बात भी सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन व्यवस्थाओं से है? तो सूर्यास्त का जो संबंध है वो आपके है इस्तमरारी संबंध से, यानी सूर्य उदय से पहले, सॉरी सूर्य अस्त से पहले पहले अगर उन्होंने वो टैक्स है वो अगर टैक्स नहीं भरा या कर नहीं भरा तो उसकी जो सारी संपत्ति है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। ऐसी जो बात है वो आपके सूर्यास्त से संबंधित है। आगे सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो सुपा विद्रोह की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो आपके पूना में हुई थी, ठीक है। और सुपा विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो लगभग आपके 12 मई 1875 के आसपास जो सुपा विद्रोह है वो शुरू होते हैं, और वो उनके आग है, घर है, सब जला देते हैं। और आपको बता दूं सुपा जो है वो एक प्रकार की विपणन मंडी थी, यानी विपणन केंद्र, विपणन केंद्र का मतलब है कोई धान मंडी हुआ करती थी। और सुपा जो है वो आपके कौन से जिले में स्थित है? तो मैं आपकी बात करूं आधुनिक पुणे, यानी पूना जो है, पुना आधुनिक पुणे के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की जो स्थापना होती है वो होती है आपके 1859 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जो कथन दिए उनके ऊपर विचार करना है। ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्षों के लिए मान्यता प्रदान की गई और इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित करके रोकना था। अब इसके अंदर देखें तो आपके कौन सा कथन जो है वो राइट होगा? तो इसके अंदर आपके पहला और दूसरा दोनों बात है वो बिल्कुल सही है, तो तीसरा जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। उसके बाद में इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले क्या है? यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय बंगाल के आसपास के क्षेत्र में लागू की गई, ओके, ठीक है, ओके, ये बात सही है। और इसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी द्वारा प्रदान किया जाता था, ओके। जमींदारों को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए, जमींदारों को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए, ये बात थोड़ी सी सिस्टमेटिक नहीं बैठती है। और इसमें जो अपना होता है वो
तीसरा तीसरा कथन जो है वो गलत है। आपने को सही पूछा है ना कौन कौन से सही है, तो पहला और दूसरा सही है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो है वो एक राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इस्तमरारी बंदोबस्त की असफलता के पीछे क्या कारण थे, तो सबसे पहले ऊंची राजस्व की मांग, असमानता राजस्व वितरण, और जमींदारों के सीमित अधिकार, और जमींदारों के किसानों के प्रति सहानुभूति। तो इन सब की बात करें तो इनमें कौन से जो ऑप्शन है वो आपके राइट हो जाएंगे, तो इसमें आपके सी राइट हो जाएगा, 1, 2 और 3। जमींदारों के किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, वो प्रेम थोड़ी ना रखते थे, वो तो जबरदस्ती टैक्स देते थे। भाई साहब टैक्स दे वरना तेरी तो खैर नहीं है। 70 निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता है, तो अमला किसको कहा जाता है, राजस्व निर्धारण का एक प्रकार नहीं, जमींदार का अधिकारी। बिल्कुल बी सही है कि जो जमींदार का अधिकारी होता था, जो गांव में कर वसूलने के लिए जो आता था, उसे कहा जाता था अमला। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह धनी किसानों के वर्ग था, यस। ये जमींदारों के राजस्व वसूलने में सहायता करते थे, नहीं, ये बात गलत है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा कथन है वो सही है, तो इसमें जो वो है आपका सही और सही कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल एक। ये जमींदारों के राजस्व वसूलने में सहायता नहीं करते थे, ये टांग अड़ाने का काम करते थे। और फिर आपको पता है वो उनकी जमीन को हड़प लेते थे, जैसे नीलामी हो रही थी ये लोग वहां जाते थे और नीलाम कर लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पहाड़ी या जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे, ओके। ये झूम खेती करते थे, ओके। ये जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। यस, 72 जो आपका प्रश्न है इसके अंदर जो है आपके जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 ये तीनों की तीनों बातें सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि राजमहल के लोग पहाड़ियों में निवास करते थे, झूम खेती करते थे, बिल्कुल सही है। और जमींदार मैदानी लोग में रहते थे, ठीक है ना, मैदानी क्षेत्र में रहते थे। ये मैदानी क्षेत्र वाले जो है इन पहाड़ी लोगों को टैक्स देते थे, क्यों, ताकि वो उनके ऊपर हमला नहीं करे। और बाकी जो व्यापारी लोग इन पहाड़ियों से जो भी गुजरता था वो भी इनके मुखियाओं को टैक्स देता था, ताकि वो उनको लूट मार नहीं करे और उनको सुरक्षित तरीके से जाने दे, इसलिए। ठीक है, आगे है 73, अंग्रेजों द्वारा संतालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बचाने संबंधित कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अंग्रेजों ने संतालों को पहाड़ी वाले क्षेत्र में बचाया था ना, इसके पीछे क्या कारण था, तो ये लोग झूम खेती का प्रयोग करके जंगल साफ करते थे, ओके। आरंभ में संताल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, क्या ये दोनों बातें सत्य है, यस, ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य है। शुरू शुरू में तो वो वफादार थे, बाद में जब इनके ऊपर अत्याचार बढ़ गए तो वे वफादार नहीं रहे और इन्होंने संताल विद्रोह कर दिया। दामिनी इको का संबंध किससे है, तो अनुदान दी गई भूमि, संतालों का परगना, संतालों की धार्मिक पुस्तक, या संतालों के देवता, संतालों का परगना। चौहत्तर में जो है वो आपके राइट होगा, वो क्या होगा, संतालों का परगना, यानी ये संतालों को दी गई भूमि का नाम था। 75, संतालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, संतालों का जो दीकू शब्द हुआ करता था, दीकू शब्द का प्रयोग होता था साहूकारों के लिए, ठीक है, जो ऊंची ब्याज ऋण पर ब्याज लेकर के पैसे देते थे वो वाले, ठीक है ना। रेतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्व व्यवस्था बंबई में लागू की गई, इसमें राजस्व की राशि सीधे रेतों के साथ तय कर दी जाती थी और हर 30 वर्ष के बाद इन्हें पुनः निर्धारित कर राजस्व दर का लिए इनको बढ़ा दिया जाता था। तो इसकी बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन संख्या है वो आपके 4 राइट हो जाएगा। पहला भी बात सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी भी सही है, तो ये तीनों के तीनों इसमें आपके बिल्कुल सत्य बात करती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, सारी बात कंप्लीट हो गई है। आगे अपन पार्ट की बात करेंगे, आपके 11वें पार्ट की बात करेंगे, तो मिलेंगे 11वें पार्ट के जो नोट्स है उसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर पुराने हैं तो वीडियो को आप शेयर कीजिए दबा के, और पढ़ाई का आनंद लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।